सभी को नमस्कार प्रणाम। आज हम क्लास में दोष विज्ञानी अध्याय की चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पीडीएफ हमारे सामने है, उसी क्रम को देखते हैं आगे। अस्थि की चर्चा अस्थि शुक्र तक आगे थे, लेकिन एक बार थोड़ा सा और रिपीट में कर देता हूँ। तो मेद की चर्चा देखते हैं। तो मेद क्षय में क्या होता है? प्लीहा वृद्धि। इससे पहले और थोड़ा सा ले लेते हैं। तो मांस के समान मेद धातु की चर्चा करते हैं। तो मांस के समान ग्रंथि आदि का है ना। और घोड़े परिश्रम में थकावट, थोड़े से परिश्रम में थकावट, सॉरी घोड़े नहीं, थोड़े से परिश्रम में थकावट होना, महसूस होना शुरू हो जाता है। तो मेद धातु यदि ज्यादा हो जाए तो फिर कफ बढ़ने जैसे लक्षण सुना दिखाई देते हैं। आ, मांस के समान लाइपोमा जिसको बोल देते हैं कई बार, तो मेद बढ़ने से ये लाइपोमा जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। थोड़े परिश्रम से थकावट दिखती है, क्योंकि मसल स्ट्रॉन्ग नहीं होने के कारण वो थोड़ा सा काम करेंगे तो थकावट फील होती है। ओबेसिटी है, मोटापा है, एक्जेशन और ब्रेथलेसनेस भी हो सकता है। और स्पिक स्फिक उदर स्तन, यानी ये जैसे पेंडुलम जैसे घड़ी में हिलता है ना, ऐसे ब्रेथ का और उदर का, पेट का हिलना और स्तन का लटकना, भारीपन होना, ये सब देखने को मिलता है ना। तो ये यदि मेद बढ़ जाएगा तो स्तन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। लटकन जो हो जाता है एक एज के बाद में, तो ये स्थितियां देखने को मिलती हैं। और साथ में इसके साथ ही आगे बढ़े तो तो कईयों को देखा होगा आपने, सेंट्रल ओबेसिटी जिनको ज्यादा हो जाती है, उनका पेट एकदम आगे से चलते हैं तो भी लटकन सी फील होती है। तो ये मेद धातु की वृद्धि के कारण है। स्तन भी एकदम अलग से लटकते हुए दिखते हैं। तो पुरुष महिला दोनों में ही ऐसी कंडीशन कई बार देखने को मिलती है। मेद क्षय हो जाएगा तो प्लीहा वृद्धि होगी। स्प्लीन की मेद क्षय हो जाएगा ना, तभी होगी ये प्लीहा वृद्धि, क्योंकि वहां वात वृद्धि हो जाएगी तो प्लीहा की वृद्धि देखने को मिलेगी। स्प्लीन जिसको बोलते हैं, प्लीहा मतलब स्प्लीन। कटी कटी में शून्यता यानी पेल्विक रीजन जो है, उसमें ऐसा लगता है कि बहुत कमजोरी सी फील हो रही है, कमर में तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा शून्यता का स्थिति देखती है। और शरीर में ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कमजोरी सी फील हो रही है, उठने बैठने में तकलीफ हो रही है, तो कटी में शून्यता इसको बोलते हैं। और पूरे अंगों में कृशता यानी वेट लॉस हो जाएगा। और कटी से लेके पूरा अंग जो है शरीर के बाकी अंगों में भी ये स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि वात वृद्धि हो जाएगी वहां पे। तो अ, दर्द होना भी कटी यानी कमर का प्रदेश जो है उसमें, उस पेल्विक बोन में भी दर्द होना है, वो उसके स्टेब्लिशमेंट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी बीमारियां देखने को मिलेगी, ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। अस्थि धातु की वृद्धि हो जाएगी तो अधि अस्थि, आधी अस्थि दांत की अलग से वृद्धि देखने को मिलती है कई बार। तो दांत की अलग से वृद्धि देखने को मिलेगी, आधे दांत, दंत, है ना।
इस टाइप की चीज देखने को मिल सकती है। उनमें इम्बेलेंस देखने को मिलेगा, कुछ बड़े हुए कुछ कटे हुए दांतों की इम्बेलेंस देखने को मिलेगी। ये अस्थि वृद्धि होने के कारण है। क्षय हो जाएगा तो बोन मांस डेंसिटी उसमें कम हो जाएगी, तो अस्थि वेदना जैसी देखने को मिलेगी। क्योंकि बोन मेरो आपका डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, अस्थि कम है, तो वहां पर ये अस्थि वेदना जैसी दर्द होना, अस्थि के अंदर हड्डी के अंदर की तरफ दर्द होना, ये फीलिंग होना शुरू हो जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई बीमारियां, है ना, जोड़ों से जुड़ी हुई बीमारियां, ये सारी बीमारियां देखने को मिलेगी। जॉइंट पेन चालू हो जाएंगे, नख केश दंत का गिरना, दांत गिरना चालू हो जाएगा, नख नाखून खराब होने शुरू हो जाएंगे, केश बाल झड़ना शुरू हो जाएगा। तो उसमें रूक्षता देखने को मिलेगी, ड्राइनेस देखने को मिलेगी, कई बार दांतों का काला पड़ जाना, ये भी देखने को मिलता है, और कई बार नाखून का काला पड़ जाना, ऐसे अलग अलग आपको देखने मिलेगा। और बाल भी हल्के से झड़ने शुरू हो जाते हैं, बालों का सफेद होना, ये भी देखने को मिला। मज्जा धातु में देखते हैं यदि वृद्धि हो जाएगी तो नेत्र व अंगों में गुरुता। तो देर इज कंडक्टिविटी ऑफ न्यूरोमस्कुलेशन, ये शुरू हो जाता है इसमें। तो भारीपन शरीर में देखने को मिलेगा, अंगों में भारीपन देखने मिलेगा, नेत्र में भारीपन देखने मिलेगा। ये ये पर्वों में स्थूल मूल वाली असाध्य फुंसियों का होना, ये थोड़ा सा एक ऐसा टॉपिक है जो रिसर्च का भी विषय हो सकता है। तो पर्वों में स्थूल भारीपन देखने को मिलेगा, मूल वाली असाध्य फुंसियों का होना। तो अक्सर कर इसमें हल्की सी फुंसी वगैरह इस टाइप की चीजें, बड़ी हुई चीजें बढ़ने को देखने को मिलेगी, मांस की हल्की सी उसमें पर्वों के अंदर सर इसमें ये नेत्र में गुरुता का क्या मतलब हुआ? है। नेत्र में गुरुता यानी आंखों में भारीपन, अंगों में भारीपन, है ना, शरीर में नेत्र व अंगों में, जैसे आंखें खोलने की इच्छा नहीं हो रही, मन नहीं कर रहा, है ना, भारीपन, ओके। गुरुता। जी जी। राइट। तो इस तरह से देखने मिलेगा। फिर यदि मज्जा धातु की कमी हो जाए तो फिर क्या होगा, भ्रम जैसी स्थिति, ग्लीडीनेस, गिडीनेस जैसी परिस्थिति देखने मिलेगी। वहां पे थोड़ा सा स्निग्धता की कमी हो जाएगी, यानी लुब्रिकेशन भी कम हो जाएगा मज्जा की कमी से, है ना। अस्थि सौशीर्य यानी हड्डियों में भी स्निग्धता कम हो जाएगी, उसका ड्राइनेस देखने को मिलेगा हड्डियों में, खुश्की ड्राइनेस की वजह से जो जोड़ों के बीच में फ्लूइड सूख जाता है वो सारा, कई बार हड्डियां घिसने लग जाती हैं क्योंकि उसका अंदर का फ्लूइड खत्म हो गया होता है, और वहीं पे फिर आपस में हड्डियां टकराती हैं और फिर वहां सूजन जैसी स्थिति देखने को मिलती है। तो ये अस्थि शोषीर्य, ठीक है। आंखों के सामने अंधेरा होना, तो कई बार आंखों में अंधेरा देखने को मिल सकता है, तो ऐसी कमजोरी सी फील होगी, तो अचानक से आंखों के सामने अंधेरा आना, ऐसी स्थिति भी कई बार लक्षण देखने को मिल सकते हैं। शुक्र का देखते हैं, बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर ज्यादा हो जाएगी ऐसे व्यक्ति को, और अति कामता जिसको बोलते हैं, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर्स जो बोलते हैं, वो बढ़ जाएगा, उसको बार बार इस टाइप की हरकत करने का मन करेगा। शुक्राशमरी,
स्रोत रोज बन जाएगा शुक्र का अश्मरी, है ना। तो उसमें यदि शुक्राश्मरी उसे कहा जाता है, एक शुक्राणुओं की जो अति अश्मरी यानी बढ़ गया, जैसे पथरी में अश्मरी होता है बढ़ता है, ऐसे शुक्र में अश्मरी, शुक्राश्मरी। कई बार एजुकेशन उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस जो पैदा हो जाते हैं कई बार, दर्द के साथ में शुक्राणु का निकलना, ये अश्मरी जैसे पथरी होती है ना, अश्मरी अक्सर कर पथरी यानी रुकावट पैदा करने वाली चीज। तो उसमें वो शुक्र सूखने के कारण वहाँ पेनिस में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। महिलाओं में भी ये कई बार दर्द की शिकायत लेकर के डिस्चार्ज होना, ये सब देखने को मिलता है। कई बार देखा होगा छिचड़े से निकलते हैं, ये सब ये अतिवृद्धि के कारण वहाँ और वात की वृद्धि के कारण कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। शुक्र क्षरण, ये डेफिशिएंसी हो जाएगा तो फिर शुक्राणु में क्षरण देखने को मिलेगा, तो डिस्चार्ज भी देर से होगा उसमें। कई बार देखने को मिलता है कि ब्लड आ रहा है, ब्लड के साथ में डिस्चार्ज हो रहा है, दर्द के साथ में डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत पीड़ा होती, तकलीफ होती है दर्द के साथ में। एजुकेशन में भी बहुत ज्यादा टाइम लेता है, फिर वो बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो दर्द और ब्लड के लक्षण देखने को मिलेंगे जब भी एजुकेशन होगा, तो ये सारी परिस्थितियां बन जाएंगी। ये शुक्र की क्षय के कारण होगा। अब इसमें चिकित्सा क्या करनी है? तो चिकित्सा में क्या करेंगे? रस वृद्धि हो जाएगी तो क्या करना? लंघनम, है ना। और क्षय हो गया तो क्या करना? ग्रहणम। तो लंघनम का आपको पता ही है, व्रत करना, उपवास करना, है ना, रस धातु का वृद्धि हो जाएगी तो। ग्रहणम का मतलब लिक्विड्स को रूप में आपको बहुत सारी चीजों का लेना, ऐसा फूड जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता हो, तो ऐसा रस की वृद्धि करने के लिए ग्रहणम करना बहुत जरूरी है। यानी इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करना वहाँ जरूरी हो जाता है। रक्त धातु की वृद्धि हो जाएगी तो तो रक्त स्राव भी होने लगता है। तो ज्यादा रक्त स्राव के कारण जब बीपी लो होना भी, पल्स का भी लो होना, ऐसी कंडीशन भी कई बार देखने को मिलती है। तो ये यदि वृद्धि हो जाए तो भी ज्यादा होगा तो प्रकृति चाहती है कि उसको बाहर निकाल दे, तो रक्त कहीं ना कहीं से इधर उधर से जो भी हमारे सूत्रजों से रक्त का स्राव भी हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। तो रक्त वृद्धि हो जाए तो क्या करना? रक्त स्राव की कुछ भी प्रक्रिया दे सकते हैं, और विरेचन की प्रक्रिया भी कर सकते हैं, तो विरेचन दे सकते हैं उसका, रक्त वृद्धि होती है तो। क्योंकि रक्त का पित्त से संबंध है, और पित्त की वृद्धि में हमेशा विरेचन दिया जाता है। ठीक है, पित्त की जब भी वृद्धि हो जाएगी तो क्या करना? विरेचन करना है। तो पित्त दोष की चिकित्सा क्या है? विरेचन है। मैं उसका पूरा एक चार्ट आपके सामने दे दूंगा। सर तो विरेचन पित्त दोष का, उससे भी किया जा सकता है ना, त्रिफला से? हाँ, त्रिफला से सौम्य विरेचन त्रिफला से हो जाता है, त्रिफला से हो जाता है। और भी जैसे मुनक्का है, इससे भी हो सकता है सौम्य विरेचन। और ज्यादा करना है तो हर्ड से कर लो, तो अभ्यागत सर वगैरह। कितनी क्वांटिटी लेनी होगी त्रिफला की? हाँ, त्रिफला का रात को सोते समय हम लोग आधे से 1 चम्मच तक ले सकते हैं, अपनी क्षमता
और अपनी व्यवस्था के अनुसार देखना पड़ेगा। जी। राइट। तो ये क्रम भी देखने को मिलेगा। और हर्ड जो है, हर्ड भी, हर्ड को क्या करना है, छोटी जो हर्ड होती है काली हर्ड, उसको अ, अरंडी के तेल में सेक के रख लीजिए, और अरंडी का तेल थोड़ा सा तवे पे डाल के और ये हर्ड को सेक लीजिए। सेकने के बाद में हर्ड बिल्कुल धीमी आंच पे सेकना होगा। तो धीरे धीरे उसमें सिकने के बाद में वो हर्ड का चूर्ण बना के भी आप यूज कर सकते हैं। तो वो भी अच्छा विरेचन में काम करता है। वो पेट की सफाई करता है और कमजोरी भी नहीं आने देता, क्योंकि जनरली विरेचन करते समय कमजोरी आती है शरीर में, तो वो नहीं आने देगा हर्ड। तो रक्त क्षय होगा तो ग्रहणम करना है, तो ग्रहणम करने के लिए दाढ़ीमावलेह, जैसा हमने अभी बताया था, ऊपर की तरफ चर्चा की थी। रक्त कम हो जाएगा तो दाढ़ीमावलेह आता है। दाढ़िम, दाढ़िम का मतलब अनार, अनार से बना हुआ अवलेह। तो बाजार में दाढ़ीमावलेह के नाम से मिल जाता है, तो उसको हम ले सकते हैं। वो व्रणम का कार्य करेगा शरीर में। रक्त कमी हो जाए, जैसे हीमोग्लोबिन कम हो गया, ब्लड की कमी हो गई है, तो उसमें वो काफी अपनी अहम भूमिका अदा करता है। इसमें ग्रहणम में कम हो गया है, मान लो रक्त कम हो गया है, तो ज्यादा हो गया तो क्षार वृद्धि के तरफ जाना पड़ेगा। क्षार कर्म भी बोलते हैं उसको, क्षार कर्म भी कर सकते हैं, और ग्रहणम में दाढ़ी मावले जैसा प्रयोग हम कर सकते हैं। मांस के अंदर देखें तो मेद, मेद में क्षार कर्म कर सकते हैं, अग्नि कर्म कर सकते हैं। मांस की वृद्धि हो गई है तो वहां अक्सर कर अग्नि कर्म करके, या अग्नि कर्म का मतलब उसको थोड़ा सा सेक वेक करेंगे तो चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी, तो उसको मांस को बाहर निकाला जा सकेगा पसीने के ग्रंथियों के माध्यम से, है ना। त्वचा की जो ग्रंथियां है ना, वो उनमें पसीना दे करके, उसको हीट दे करके उसको निकाला जा सकता है। तो इस तरह से एक अग्नि कर्म बोलते हैं उसको। आजकल वो एक होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पंचकर्मा सेंटर पे मिल जाती है आपको। और चेहरा, मुंह आपका बाहर रहता है, पूरा शरीर अंदर रहता है, और उसमें गर्मी हीट दी जाती है, जिससे पसीना आता है, पसीने के माध्यम से ये एक्स्ट्रा जो फैट होता है वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से अग्नि पर कर्म दे सकते हैं, क्षार कर्म कर सकते हैं, और शस्त्र का भी प्रयोग किया जा सकता है। जो कोई मांस बढ़ गया है तो उसको कट करके अलग कर सकते हैं, शस्त्र। तो शस्त्र प्रयोग वो हो गया। एक्सेस मांस बढ़ गया है तो ऑपरेटिकल कंडीशन जैसे बोलते हैं, वैसी कंडीशन लाके उसको अलग किया जा सकता है। ओबेसिटी होगी, क्योंकि ऐसी कंडीशन में तो उसमें जब उसका क्षय हो जाएगा तो ग्रहणम करना है, बढ़ जाएगा तो फास्टिंग लंघन करना है। मेद धातु भी बढ़ गया तो लंघन करना, फास्टिंग करना, ठीक। और ग्रहण करना मतलब उसको बढ़ाने के लिए जो भी औषधियां, जो मेद ग्रहण करना चाहिए। अस्थि धातु की वृद्धि, जैसे हड्डी हड्डी बढ़ गई है, अस्थि धातु बढ़ रही है, तो पंचकर्म करना श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा। और वस्ती देना बहुत बढ़िया, क्योंकि वस्ती से एकदम से आपका रोग आधा हो जाता है। अस्थि का वृद्धि कहीं देखा जाता है तो तुरंत प्रभाव से आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो अस्थि और वात दोष का एकदम जुड़ा हुआ गठजोड़ा है, और ये एकदम आश्चर्य पूर्वक संबंध बनता है इनका। तो ऐसे में उसको वस्ती देना ज्यादा अच्छा है। क्षय हो जाएगा तो क्या करेंगे, डेंसिटी, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां हो जाती है, डेंसिटी हमारी बॉडी में कम हो जाती है हड्डियों की। तो फिर क्या करना है, रिक्त
द्रव्यों से वस्ती, दूध, घृत। जब वहां पर क्या हो रहा था, हम अस्थि जब वृद्धि बढ़ गई थी तो वस्ती तो दे रहे थे, लेकिन वहां शुष्क वस्ती देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दूध और घी से वस्ती दे सकते हैं। पहले शुष्क वस्ती दे करके साफ कर देंगे जगह को, और फिर वहां पे दूध की वस्ती भी दे सकते हैं, यानी एनिमा, दूध का एनिमा दे सकते हैं। उसमें कुछ घी को मिक्स करके घृत या तिक्त द्रव्यों से वस्ती देना। तो कटु तिक्त कषाय आपको पता ही है, उसमें ज्यादा बताने की कोई आवश्यकता होती नहीं है। तो तिक्त द्रव्यों से वस्ती का देना, राइट। तो इस तरह से हम ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें सब में तिक्त द्रव्यों से अस्थि देना श्रेष्ठ होता है। उसमें थोड़ा सा और मैं एडिशन करूंगा, तो मेडिकेटेड घृत बना करके या मेडिकेटेड मिल्क बना करके उसमें उनको वस्ती दी जाती है। तो इस तरह से अस्थि में यदि क्षय हो जाएगा तो तिक्त द्रव्यों से वस्ती देंगे, फिर उसमें दूध या घृत, जैसे जैसी आवश्यकता है। यदि कम क्षय है तो दूध, ज्यादा क्षय हुआ तो घृत। तो ऐसी औषधियां बना करके घृत की वस्ती दे सकते हैं, दूध की भी वस्ती दे सकते हैं। तो मज्जा धातु के बढ़ जाने पर वही लंघन करना है, क्योंकि ये वही फैट बढ़ा रहा है बॉडी में। तो मज्जा धातु पे लंघन करना, व्रत करना, उपवास करना, परिश्रम करना, ये तो ये लंघन वाला जो है इसके लिए उपाय अच्छा है। और क्षय हो जाए तो मधुर तिक्त अन्न। तो मैं ये, यदि मज्जा धातु यदि बढ़ जा रही है तो लंघन करना है, और इसका क्षय हो गया तो क्या हो रहा है, मधुर तिक्त अन्न का प्रयोग कराते हुए उसको वृद्धि करनी है। ठीक है। तो शोधन, मैथुन करना, यानी एक्सेस जो है उसको शोधन करना, और फिर मद, यानी युक्ति पूर्वक जितनी आवश्यकता मद्य का प्रयोग करना, और फिर निद्रा, आराम करना, नींद लेना। तो उसके लिए क्षय में नींद लेना श्रेष्ठ कर माना गया है। तो इस तरह से हम इसको समझते हैं। अक्सर कर कोई भी धातु का क्षय होगा तो इसका बेसिकली कारण क्या होगा, इसको यहाँ पर बताया गया है। तो हमारी कायाग्नि, तो कायाग्नि या जठराग्नि का ही एक अंश धातुओं में धात्वाग्नि के रूप में स्थित होता है। तो कायाग्नि यानी हमारी जो ये काया है, शरीर है, इसकी अग्नि, और जठराग्नि जो पेट की अग्नि है, जो खाना पचाने की शक्ति है, का ही एक अंश धातुओं में होता है। क्योंकि खाना पचेगा जब तो रस बनेगा। तो यहाँ बिल्कुल साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि हमारी कायाग्नि अथवा जठराग्नि का ही एक अंश धातुओं में धात्वाग्नि के रूप में स्थित होता है। तो हर धातु की अपनी एक अग्नि होती है, उससे उसका पचन होता है, फिर उसके आगे वाली धातु में उसका प्रीणन होता है। इस तरह से क्रम चलता है। तो धात्वाग्नि धातुओं को पचाती है, तो उसकी अपनी एक अग्नि होती है, धातु को बनाने में, पचाने में उसका योगदान ज्यादा है। तो जिस धातु अग्नि, जो धातु अग्नि वीक होगी, कमजोर हो गई, तो उसको मंद हो गई है, तो उसकी वृद्धि के लिए कार्य करना चाहिए। तो धातु अग्नि जब मंद होती है तो धातुओं की वृद्धि हो जाती है। तो जिस धातु की वृद्धि, जहाँ वृद्धि और क्षय जो जहाँ लिखा है ना, तो वृद्धि कहाँ पे हो जाएगी, जब धातुओं की
मंद होगी अग्नि, तो धात्वाग्नि जब मंद हो जाएगी यानी धीमे हो जाएगी, यानी उसको पाचन नहीं हो पाएगा, उसका ठीक से नहीं होगा, तो फिर वो एक्सेस एक्सेस वहां पे जमा होने लगेगा। और धातुओं की, तो वह धातुओं की वृद्धि हो जाएगी, और अग्नि वृद्धि ज्यादा होगी तो फिर वो धातु पिघलने लग जाएगी, खराब होने लग जाएगी, तो उसका क्षय होने लग जाएगा। तो ये देखना है अग्नि का बढ़ना और घटना, इन दोनों का धातु अग्नि का मंद होने से बहुत संबंध है। अग्नि बढ़ गई तो धात्वाग्नि की अग्नि बढ़ गई तो क्या होगा, धातुओं की क्षय हो जाएगी, और मंद हो गई तो धातुओं की वृद्धि हो जाएगी। इसको इस तरह से समझना। तो इसी के आधार पे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो धातु में अग्नि क्या कर रहा है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में पचन में काम करता है ताकि वो अगली धातु को पोषण दे सके। तो विरहणम का कार्य करता है। तो हम आगे देखते हैं, जितनी कफ धातु होगी, तो यहाँ दिया हुआ है कि जितनी कफ धातु अग्नि होगी, धातु उतनी ही ज्यादा होगी, बनेगी। क्या होगा, धातु जितनी कफ धातु अग्नि होगी, होती है, धातु उतनी ही ज्यादा बनती है। तो धातु यानी कफ इकट्ठा होगा वही तो कुछ बनाएगा, क्योंकि कफ क्या है, दो चीजों से मिलकर बना है, जल और पृथ्वी तत्व से। तो पृथ्वी और जल की जब शरीर में वृद्धि हो जाएगी तो ग्रहणम का कार्य होता है। तो ग्रहणम के जितने भी कार्य होते हैं वो सब किससे होते हैं, जल और पृथ्वी धातु महाभूत के वृद्धि से ग्रहणम कार्य होंगे, है ना। तो यहाँ यही बताया गया है कि धातु अग्नि जो है हमारी, वृद्धि तभी हो सकती है जब कफ धातु ज्यादा हो, यानी जितनी कफ धातु अग्नि होगी, धातु उतनी ही ज्यादा बनेगी, और धात्वाग्नि की अति वृद्धि होने पर धातुओं का क्षय हो जाएगा। यही ऊपर भी बताया गया है, यहाँ पर भी यही चीज बताई गई। अग्नि ज्यादा बढ़ जाएगी तो गर्मी से कोई भी चीज पिघलने लग जाएगी, तो धातुएं पिघलने लग जाएगी, तो उसका क्षय होना शुरू हो जाएगा। और कम हो जाएगी तो धातु की वृद्धि होने लग जाएगी। तो धातु में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब अग्नि कम हो गई। तो अग्नि मतलब सम रखना जरूरी है, बैलेंस रखना जरूरी। तो रोग भी उसी आधार पर पैदा होते हैं। जब अग्नि धातु ज्यादा बढ़ जाएंगी तो भी रोग होंगे, कम होगा, क्षय होगा, तब भी रोग आएंगे। तो पूर्व धातु से अधिक बनने पर अगली धातु भी अधिक बनती है। यदि पूर्व धातु यानी जैसे मांस की वृद्धि हो रही तो उससे पहले की धातु यदि ज्यादा बढ़ गई है तो उसके अगली वाली धातु भी अधिक बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि वो आगे से ही आ रहा है सिस्टम। तो पूर्व धातु के अधिक बनने पर अगली धातु भी अधिक बनती है, और पहली धातु के क्षीण होने पर उत्तरोत्तर सभी धातुएं भी क्षीण होती हैं। तो बाद की जो धातु है उत्तरोत्तर यानी बाद की भी धातुएं भी क्षीण हो जाएंगी। यदि इससे पहले वाली क्षीण हो रही, जैसे रस, रस में कमी आ गई तो रक्त कम बनेगा। तो रस रक्त मांस में मान लो वृद्धि हो गई, रस में वृद्धि हो गई तो रक्त भी ज्यादा हो जाएगा। तो उसकी आगे वाली धातु पिछली वाली धातु से ही पोषण लेकर के आगे वृद्धि करती है, ठीक है। तो इससे पिछले वाली धातु यदि कम या उसमें क्षीणता आएगी तो उसके आगे वाली धातुओं में क्षीणता देखने को मिलेगी।
अब आते चर्चा मल की करते हैं। आदु अभी जो हमारा आयुर्वेद है वो ऐसा मानता है कि एक धातु का दूसरी धातु से कुछ न कुछ संबंध जरूर है। तो पिछली धातु यदि खराब होगी तो आगे वाली भी उसके आगे की वाली खराब होगी, यानी उसमें मलिनता आएगी, खराब आएगा, उसमें मल की वृद्धि हो जाएगी, तो अगली धातु में भी वृद्धि होगी। अब ये मल का चैप्टर, इसलिए मैं मल की बातें ज्यादा कर रहा हूँ कि तो जो शरीर को मलिन करे वो मल कहते हैं, यानी जो गंदा करे शरीर को, है ना। तो मल जो है हमारे कौन कौन से तीन माने गए हैं। तो स्वेद यानी पसीना, मल को आप जानते ही हैं, पोटी जो करते हैं हम लोग, और मूत्र ये यूरिन, पेशाब, ठीक है। तो जो शरीर को मलिन करे वो मल है, ठीक। मल क्या है? जो शरीर को मलिन करे, जैसा शब्द वैसा ही उसका आशय है। तो शरीर में सात में होते हैं, मल शरीर में सात में होते हैं, यानी शरीर के अंदर सात में है। अर्थात इसको ऐसे समझना है, जैसे कि हमको ये माने कि किडनी के द्वारा पेशाब को फिल्टर होता है और फिल्टर होने के बाद शरीर से बाहर जाना चाहिए। तो यूरिया इज यूरिन, यूरिया ही क्या है? यूरिन, यानी यूरिया जो हमारे पेशाब में होता है। इससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि लीवर क्या करता है, जो हमारा जो वहां पे वेस्ट इकट्ठा होता है लीवर में, उसको क्या करता है, वो उसको अमोनिया के रूप में इकट्ठा होता है। उस अमोनिया को 1.5 घंटे के लिए लगभग वो यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। तो अमोनिया बहुत जहरीला पदार्थ है, जो हम खाना खाते हैं उसमें से जो विष इकट्ठा हो जाता है वही अमोनिया है। तो अमोनिया को 1.5 घंटे के लिए क्या करता है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। तो यूरिया ब्लड में घूम करके यूरिन में जाता है, किडनी में जाता है। तो वहां किडनी उसको फिल्टर करके यूरिन में कन्वर्ट करके शरीर से बाहर निकालती है। इसीलिए कहा जाता है पेशाब को रोकना नहीं। हमने ये भी पढ़ा था गत अध्याय में कि अधारणी वेग, वेग को धारना नहीं चाहिए, वह इकट्ठा नहीं करना चाहिए। वेग आ रहा है तो तुरंत जाओ, तो यूरिन आ रहा है तो तुरंत जाओ, नहीं तो क्या होगा, उसका टाइम पीरियड होगा वही 1.5 घंटा, उसके बाद में हमने पेशाब को रोक कर रखा तो वो तो वापस अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर 1-2 दिन तो हमारा शरीर झेल सकता है, लेकिन ऐसी प्रैक्टिस यदि चलती रही तो फिर क्या होगा, वो अमोनिया शरीर के अंदर से जलाना शुरू करेगा, नर्वस सिस्टम को जलाएगा, बाकी सिस्टम को खराब करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसका काम तो वो तो विष है। तो खराबी जो पैदा होगी शरीर के अंदर, तो वो शरीर को गलाना शुरू कर देगा, खराब करना शुरू कर देगा, इसीलिए फिर बीमारियां शुरू हो जाएंगी। तो ये एक प्रोसीजर है शरीर का जिसको होना ही है। तो मेटाबॉलिज्म का वेस्ट पार्ट है जो यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकलना ही चाहिए, वो निकलता ही है। अब उसमें कोई यदि दिक्कत आ गई तो वो निकलेगा नहीं, नहीं निकलेगा तो फिर परेशानियां शुरू हो जाएंगी। सीकेडी यानी क्रॉनिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी, उसमें किडनी का फंक्शन जब डैमेज हो जाता है, फिल्टरेशन नहीं होगा, तो उसके द्वारा ब्लड के अंदर पूरा यूरिया घूमने लग जाएगा। थोड़ी देर बाद में उसका टाइम बाट होने के बाद में वो वापस अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो शरीर में जगह जगह जलन, स्किन से जुड़ी हुई बीमारियां ये सब पैदा करना शुरू कर देगा। या नीचे की तरफ चला गया पैरों की तरफ तो सूजन होना, ये सब, पैरों में कई बार पानी भर जाता है,
ये शरीर में जगह जगह पानी का बढ़ना, वृद्धि हो जाना वेस्टेज का, तो ये सब सूजन के रूप में या अन्य विकारों के रूप में देखने को मिलता है। अब अंग्रेजी पद्धति में यूरिन का प्रमाण जब ब्लड में बढ़ जाता है तो उसको यूरेमिया बोल देते हैं। और यूरेमिया ऐसी बीमारी माना जाता है कि जो कोमा अनकॉन्शियस कंडीशन में पेशेंट को ले जाने में देर नहीं लगाता। तो ऐसी कंडीशन में डेथ तक की यात्रा करा देता है। तो इसलिए कहा गया है कि इनको रोकना नहीं चाहिए, मल को शरीर से निकालना ही है, मूत्र को शरीर से निकालना ही है। इसीलिए इसको मल कहा जाता है, क्योंकि ये मलिनीकरण करता है शरीर का, धातुओं का मलिनीकरण करता है, गंदगी करता है। इसलिए इसको शरीर से बाहर निकालना ही श्रेष्ठ है। अब कुछ नाम अलग अलग हम दे देते हैं, टॉक्सिन का भी नाम दे देते हैं। जैसे घर में किचन होता है, किचन में क्या रखते हैं अपन, डस्टबिन रखते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में भी ये एक स्थान है जहां पर हम ये सब इकट्ठा करके, मान लो घर के अंदर वो डस्टबिन में ना डाल करके सारी चीजें घर में फैला देंगे, तो क्या होगा, घर में गंदगी होना शुरू हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। ऐसे ही शरीर में भी उनका एक अपना डस्टबिन है, स्थान है, ब्लैडर्स दिए हुए हैं, यूरिन का वहां इकट्ठा होना, मल का इकट्ठा होना, स्वेद ग्रंथियों में, पसीनों की ग्रंथियों में पसीने का इकट्ठा होना। तो कहाँ, सब ये शरीर की एक प्रक्रिया है, शरीर उसमें इकट्ठा करता है उन मलों को और वहां से निष्कासन के लिए रास्ता बनाता है। तो जब जैसे घर के अंदर होता है, वैसे ही इसे भी साथ में माना है। साथ में यानी शरीर के साथ ही हो सकता है ना। जैसे हम किचन की डस्टबिन को हम उठा के घर में नहीं फैलाते, या घर के बाहर यहाँ वहाँ कूड़ा नहीं फेंकते, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को दे देते हैं या एक स्थान तक पहुंचाने का क्रम करते हैं, ठीक इसी प्रकार शरीर में भी ये साथ में है। यानी शरीर, ये कंडीशन साथ में कहलाएगी। साथ में क्या है, आपको समझ में आ गया। तो ये साथ में कहलाता है, साथ में है, शरीर के साथ ही रहने वाली चीज है ना, क्योंकि एक अपने ब्लैडर है, उसमें इसका स्थान बना रखा है, तो शरीर क्या करेगा, सब तरफ से इकट्ठा करके वहां उस मल के रूप में इकट्ठा करेगा। ब्लैडर को भी अलग, मूत्र के ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होगा, मल के ब्लैडर में मल इकट्ठा होगा, पसीने के ब्लैडर में पसीना इकट्ठा होगा। और जब ऐसा नहीं होता है और ये इकट्ठा होने लग जाता है, जैसे डस्टबिन में हम एक लिमिट के बाद में फिर कचरा डाल नहीं सकते, तो वो कचरा डाल दिया है तो फिर क्या होगा, वो बाहर ही जाएगा, डस्टबिन तो हो गई फुल। ठीक, हमारे शरीर में भी ब्लैडर में जब ज्यादा मल इकट्ठा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वो मलिन होने लगेगा। तो इसलिए कहा गया है कि ये शरीर के साथ में है, शरीर के साथ में बैलेंस में रहना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा खाली भी नहीं होना चाहिए तो भरा हुआ भी नहीं होना चाहिए। जैसे किसी को दस्त लग जाते हैं तो मल ज्यादा निकल गया शरीर में, सात्म्यता से भी ज्यादा बाहर निकल गया, तो क्या होगा, शरीर में कमजोरी फील होती है, एकदम डिहाइड्रेशन सा फील होता है। क्योंकि मैंने कहा ना, शरीर में वो साथ में है, शरीर के साथ ही रहने वाली चीजें हैं। तो एक लिमिट में है, शरीर को जितना चाहिए वो शरीर रखता ही है, डस्टबिन में जितना माल रखना है उतना रहेगा, बाकी का कूड़ा हम उठा के बाहर फेंक ही देते हैं। एक बार उठा के सुबह, दिन भर का उठा करके सुबह जब गाड़ी लेने आती तो हम उसको दे देते हैं। ठीक इसी प्रकार शरीर की प्रक्रिया है। तो यदि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक है तो मल का निर्माण होना स्वाभाविक है। मेटाबॉलिज्म खराब है तो फिर आपका मल का निर्माण ही होना स्वाभाविक नहीं होता, कई बार मल ही नहीं बन पाता और वो पूरे शरीर में अपना स्तर बढ़ाने लगता है, फिर वही बीमारियों का टॉक्सिन के रूप में हम देखते हैं, बीमारियां होने लगती हैं। तो मल को
शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक है, अन्यथा अनेक रोगों की उत्पत्ति है, यही बताया गया। तो सामान्य मात्रा से कफ बनने पर शरीर को अधिक हानि होती है। कफ ज्यादा हो गया तो भी आपको पता है कि क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए प्रॉपर टाइम पे कफ का बाहर निकलना जरूरी है। तो कम भी नहीं हो, ज्यादा भी नहीं हो, यानी अच्छे स्रोत के साथ में वो बाहर निकलना चाहिए, यानी वेग उसका बनना चाहिए, एक सिस्टम बनना चाहिए। अन्यथा बहुत ज्यादा रोगों की उत्पत्ति होना स्वाभाविक है। और मल रुक जाएगा तो फिर वो स्रोतों को रोकना शुरू कर देगा। तो वो जो स्रोत बंद होने के बाद में जो बीमारियां होती है वो सब आपके होने शुरू हो जाती हैं। तो अति विकृत लक्षण क्या होंगे? अति विकृत लक्षण तो पुरुष यानी मूत्र, पुरुष यानी मल जो है हमारा, और मूत्र और स्वेद, ये तीनों अवस्तंभ है। तो ये मल जो है ना, ये पुरुष भी शरीर क्या करता है, उसको एक डस्टबिन पर्टिकुलर पर्टिकुलर क्षेत्र में जैसे अपन धारण करते हैं घर में, तो ये इसलिए इसको कहा है अवस्तंभ है। तो ये धारण करना है ना। तो ये अवस्तंभ यानी धारण करना है, धारण करने का कार्य है। तो पूरी शरीर जो है, पुरुष को, मूत्र को, इनको सब क्या करता है, धारण करता है। तो पुरुष को अवस्तंभ यानी धारण करना, और मूत्र, मूत्र यानी क्लेद वाहनम, यानी क्लेद को बाहर निकालने का वाहन है। मूत्र क्या है? क्लेद, यानी इन्फेक्शन है बॉडी को, कोई इन्फेक्शन हो गया है, अंदर क्लेद हो गया है, तो उसको क्या करेगा, बाहर निकालने का वाहन क्या है? मूत्र है। वो एक ऐसा वाहन है जिसके थ्रू हम क्लेद को शरीर से बाहर निकालते हैं। और स्वेद, तो क्लेद विध्राति, विद्रति यानी क्लेद को धारण करना। उसकी ग्रंथियां जो है उसको क्या करती है, धारण करती है, पसीने को। और जब एक्सेस हो जाता है तो उसको बाहर निकालने का काम करती है। अब हम तो एसी में बैठते हैं तो पसीना निकलता ही नहीं, इसलिए तो प्रॉपर ढंग से जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता रहेगा तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसलिए उसका निकलना स्वाभाविक है, जरूरी है। तो वेस्ट प्रोडक्ट भी हमारा बदबूदार नहीं है, इसका मतलब समझ जाओ हमारा हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा चल रहा है। इसकी पहचान क्या है मेटाबॉलिज्म की? खाना वाना ठीक से पच रहा है ना। पोटी में भी ज्यादा गंध नहीं आती, बदबू नहीं आती, पसीने में भी, मल मूत्र में, मल तीनों में हमारे गंध आ रही, तो समझ जाओ इसका मतलब गड़बड़ हो गया, यानी वहां पे विकृति हो गई है। तो क्लेद का मतलब हो गया लिक्विड प्रोडक्ट जो एक्सेस है बॉडी से बाहर जो निकलना चाहिए, जो मेटाबॉलिज्म के बाद जो हमारा बॉडी में जो बना है वो क्लेद है ना। तो वो बाहर निकलने का रास्ता अपना ढूंढ ही लेता है, तो मूत्र, मूत्र उसका वाहन, ये हमने समझ गए। तो अब इसमें विकृति हो जाए तो फिर क्या लक्षण होंगे, इसकी हम चर्चा करेंगे।
तो ये सारा जो मल जो होता है शरीर में मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाता है, मेटाबॉलिक वेस्ट। तो उसको बाहर निकलना ही है शरीर में, इसको इस तरह से ही समझ सकते हैं हम। अब वृद्धि हो जाएगी तो हमने देखा ही था जब आधारणीय वेगों की चर्चा कर रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं। अब इसको एक शब्द देते हैं हम, हाइड्रेशन। कि क्लेद को मेंटेन करने का तरीका हाइड्रेशन है ना। हाइड्रेशन इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मेंटेन है, इसका मतलब हाइड्रेट है। और यदि ये कम हो गया तो डिहाइड्रेशन बोल जाते हैं। डी मतलब क्षय हो जाना, है ना, डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन, तो हाइड्रेट करने का काम हमारा शरीर करता है। और डिहाइड्रेशन यानी कम हो जाना, है ना। तो कम हो गया तो इसलिए हमको क्लेद को मेंटेन करना स्वाभाविक है। इसलिए कई बार कहते हैं डिहाइड्रेशन हो रहा है, गर्मी से बहुत ज्यादा क्लेद कम हो गया है शरीर में, तो पानी पीने को बोलते हैं, कुछ ऐसे पदार्थों का सेवन करने को बोलते हैं जो डिहाइड्रेशन से हमको बचा सके। क्योंकि डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत। तो डिहाइड्रेशन से बचना बहुत जरूरी है, और हाइड्रेशन ज्यादा हो जाए तभी बचना जरूरी है। तो पुरुष का जब क्षय हो जाएगा यानी स्टूल कम मात्रा में हो जाएगा तो फिर क्या होगा, यानी वो बाहर नहीं जा करके अंदर ही इकट्ठा होने लग जाए, और वो उसका पुरुष का क्षय होने लगेगा, यानी पॉटी आपकी बाहर नहीं निकलेगी, अंदर ही इकट्ठी हो जाएगी। तो बाहर नहीं निकल रही इसलिए क्षय होगा, है ना। बाहर नहीं निकली तो क्षय हो रहा है, ऐसे मान के चलेंगे। तो हृद पार्श्व में पीड़ा, हृद पार्श्व में पीड़ा। पेन इन द चेस्ट रीजन, ऐसे इसको शब्द को हम समझते हैं। इसे अभी आधुनिकता से हम इसको कोरिलेट करके देख सकते हैं। तो पेन इन द चेस्ट, ठीक है। तो वायु शब्द के साथ में उदर में घूमती है, नहीं गुड़गुड़ाते हुए, क्योंकि जब अंदर ही इकट्ठा हो जाएगा, बाहर तो निकल नहीं रहा, तो फिर क्या होगा, गैस बनेगी, गैस बनेगी तो वायु उदर में घूमेगी, घूमेगी तो गुड़गुड़ाहट आवाज शब्द के साथ में होगा। और जब वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा, आद्वान यानी पेट का फूल जाना, आटोर गुरुता, वेदना यानी पेन, गुरुता यानी भारीपन, हैवीनेस आ जाएगा। और मूत्र जब क्षय हो जाएगा तो अल्प मात्रा में जब बाल आएगा तो मूत्र अल्प मात्रा में, तो कठिनाई के साथ में आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको, अमोनिया जब इकट्ठा हो जाता है तो वो जलन करता है शरीर में, तो जलन के साथ में यानी कठिनाई के साथ में। और ज्यादा आपने मूत्र को रोका तो फिर वो ब्लीडिंग के साथ में आएगा। और ज्यादा रोका तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ में आएगा, यूटीआई जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो मूत्र कृच्छ बोलते हैं जिसको, कठिनाई के साथ होना, है ना, वेदना के साथ होना, विवर्ण होना यानी उसका कलर बदलाव होना, विवर्ण हो जाना। तो रक्त मिश्रित आना यानी ब्लड के साथ में कई बार आना स्वाभाविक है यदि उसमें क्षय हो जाए तो। वृद्धि में मूत्र बहुमूत्र जिसको बोलते हैं, बार बार ज्यादा मात्रा में पेशाब आना, तो मूत्र त्याग करने पर संतुष्टि नहीं मिलती। आ तो गया जैसे तैसे, थोड़ा बहुत जितना भी हो गया है, या वृद्धि हो गई तो जरूरत से ज्यादा आ रहा है, लेकिन उसमें संतुष्टि नहीं मिलती, अभी और जाना है, अभी कुछ और हो जाए तो ठीक है, ऐसा कुछ फील होता है। बस्ती में पीड़ा, पेशाब को ज्यादा जी करता है, और कंजेशन जैसा कंडीशन देखने को मिलता है, बस्ती में पीड़ा, ठीक है।
ब्लैडर पेन जिसको बोल सकते हैं, ब्लैडर कंजेशन बोल सकते हैं, आधुनिक नामों के आधार पे हम देखते हैं तो डॉक्टर्स आजकल और मेडिकल में इस तरह की बातें करते नजर आते हैं, है ना। स्वेद का क्षय हो जाने से रोमच्युति और रोम स्तब्धता, ठीक है, और त्वक स्फुटन होना, तो यानी रोमच्युति यानी रोम निकलना, है ना, और रोम स्तब्धता यानी ड्राइनेस सी होना स्किन के ऊपर, रोम के ऊपर, है। स्वेद वृद्धि हो जाएगी तो अति स्वेद आएगा, बहुत ज्यादा पसीना आएगा, उसमें दुर्गंध आएगा, और कंडू होना यानी गंड के साथ में उसमें कंडू होना, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्किन में आपको देखने को मिलेगा कई बार, है ना। तो इस तरह के प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें चिकित्सा क्या करना, ऐसा हो तो गया, चलो ठीक। तो पुरुष वृद्धि में अतिसार नाशक चिकित्सा करनी चाहिए। अतिसार यानी बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है, तो दस्त लग गया है, तो दस्त यानी अतिसार, तो उसको नाशक चिकित्सा करनी चाहिए। ज्यादा मल बाहर निकलने लग गया, वृद्धि हो गई बहुत ज्यादा, तो फिर क्या करना, अतिसार, लूज मोशन जिसको बोलते हैं हम लोग, तो लूज मोशन के लिए जो ट्रीटमेंट लेते हैं वो सारी चिकित्सा करनी चाहिए। जब पुरुष का निर्माण ही नहीं हो रहा, हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन पेट साफ नहीं हो रहा, पुरुष का निर्माण नहीं हो रहा, यानी कहीं कहीं कुछ कुछ गड़बड़ है। तो पुरुष निर्माण में कौन सहायक है, जैसे तत्व है हमारे, जौ है खाने में, उड़द है, राजमा है, ये क्या करते हैं, ये पुरुष का निर्माण करने में सहायक होते हैं। और भेड़ बकरी के मध्य भाग का मांस प्रयुक्त करें, तो जो, जब जिनके पास में जौ उपलब्ध है, उड़द उपलब्ध है, राजमा उपलब्ध है, वो यूज करें। और जिनके पास में ये सब उपलब्ध नहीं है, कहीं ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं जहाँ भेड़ बकरी तो मिलती है बाकी सब नहीं मिलता, तो भेड़ बकरी के मध्य भाग का मांस का प्रयोग कर सकते, क्योंकि जीवन तो जीना है, तो कुछ तो रास्ते अपनाने ही पड़ेंगे। तो जो उपलब्ध है वो अपने जैसे हमको सूट करता है वैसी व्यवस्था। अब मूत्र की वृद्धि होती है तो प्रमेह नाशक चिकित्सा करें। मूत्र, अभी प्रमेह कई प्रकार के बताए गए हैं आयुर्वेद में, तो उसका प्रमेह यानी मूत्र की वृद्धि हो जाएगी, बार बार पेशाब आएगा, ये जिसको डायबिटीज भी बोलते हैं ना, तो ऐसी कंडीशन में प्रमेह नाशक चिकित्सा करें। जैसे डायबिटीज में चिकित्सा करते हैं वैसे मूत्र वृद्धि में भी चिकित्सा करेंगे। मूत्र क्षय हो जाएगा तो मूत्र क्षय यानी डिसयूरिया जिसको बोलते हैं, है ना, आज के भाषा में बोलते हैं तो डिसयूरिया, तो नाशक चिकित्सा करें, डिसयूरिया नाशक चिकित्सा करें। श्वेत की वृद्धि हो जाएगी तो स्तंभन व शीतल उपचार करेंगे। तो स्वेद यानी पसीना ज्यादा आ, हो गया, बहुत ज्यादा बाहर निकला, तो शीत वीर्य की चीजों का यानी ठंडी तासीर वाली चीजों का या स्तंभक चीजों का प्रयोग करेंगे। स्तंभक ग्राही जो भी बोल सकते हैं शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो स्तंभक जो हमारे रस हैं, कषाय रस स्तंभक है, तो ये ऐसी चिकित्सा करेंगे, है ना? बहुत ज्यादा निकल रहा था, स्तंभक चीजें करेंगे। जैसे गोरख मुंडी एक औषधि आती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। फिटकरी जैसी चीजें हैं, ये कषाय रस वाली और भी चीजें हैं, कई और बहुत सारी मेडिसिन, मेडिसिन की कमी नहीं है। जब आप इनमें देखने जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो बेसिक चीजों को हमें समझना है, बाकी तो औषधियां तो बाजार में खूब मिल ही जाती हैं। तो स्तंभक व शीतल उपचार करें, तो जिसमें शीतलता हो ऐसी औषधियों का प्रयोग करेंगे। स्तंभक हो और ठंडे वातावरण में रहना अच्छा है। और क्षय हो जाए तो फिर क्या करें,
अब पसीना निकल ही नहीं रहा है, क्षय हो गया, मतलब पसीना आ ही नहीं रहा है, अंदर ही गड़बड़ हो गया, तो थोड़ा सा व्यायाम करेंगे तो अपने आप पसीना आने लग जाएगा। अभ्यंग करेंगे तो भी पसीना आएगा, है ना। तो अभ्यंग है, व्यायाम है, स्वेदन है। जब अपन उसमें एक लकड़ी के बॉक्स में या पसीना निकालने के लिए हीट का प्रोसेस देते हैं, है ना, तो वो उससे भी पसीना बाहर निकाले। मद्य दें, मद्य यानी एल्कोहलिक यूज करेंगे तो उससे भी पसीना आता है। जैसे शराबी ज्यादा शराब पी लेता है तो उसको थोड़ी देर में पसीना आना स्वाभाविक है, ऐसा ही यहाँ पर मद्य यानी आयुर्वेदिक दें। आशा वरिष्ठ का इस्तेमाल करेंगे, मद्यपान दें, आयुर्वेदिक मद्यपान देंगे। और ज्वर चिकित्सा करें, क्योंकि ऐसी कंडीशन में बुखार भी आ जाता है, या डाइफोरिक चिकित्सा भी करना चाहिए। डाइफोरेटिक्स जो है पार्ट होता है, उसको हम चिकित्सा देंगे, मतलब ऐसा डाइफोरेटिक चिकित्सा जो देना शुरू करेंगे। आधुनिक विज्ञान का शब्द है तो मैंने कोरिलेट करके आपको बताया, राइट। तो इस तरह से हम, तो सब अवस्थाओं में दोष धातु व मल शरीर के मूल कहे गए, यानी जड़ है ये आपका, है ना, ये आपका मूल है। तो मूलाधार चक्र से भी जुड़े हैं, मूल क्षेत्र में है ना। तो मूल है ये हमारा शरीर का, क्या है, ये जड़ है। ये घटना बढ़ना भी रोग का कारण बनता है, यही बाकी सब बीमारियों का कारण बनता है। तो प्राकृत रहते हैं तो भगवान जैसा आशीर्वाद देते हैं, मल, है ना, भगवान जैसा आशीर्वाद मिलता है। भाई किसी को यूरिन जाना है और बहुत देर से रुक के बैठा है, और जब वो खाली कर लेता है, बेटा कितना आनंद आ जाता है, वाह ब्लैडर खाली हो गया, मजा आ गया, है? तो वही कंडीशन है। तो जब हो जाए ठीक से, स्वाभाविक रूप से होने लग जाता है, तो ऐसा लगता है भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, राइट। ऐसा फील करता है व्यक्ति। और जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। यानी ये सम अवस्था में रहना चाहिए, राइट। इसको सब सम अवस्था में हो तो ज्यादा स्वाभाविक रूप से अच्छा माना जाता है। अब ओज क्या है? तो रसादी सभी धातुओं का उत्कृष्ट तेज व ऊर्जा ओज कहलाती है। पूरे रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सब का ठीक से प्रक्रिया चलती रहे, उसके बाद में जो ऊर्जा प्राप्त होती, वही उसका जो तेज है, उत्कृष्ट तेज है, उसका अच्छापन, उत्कृष्ट तेज, और जो ऊर्जा है वही ओज कहलाती है, ठीक है। आजकल के भाषा में बोलें तो जो बॉडी की रेजिस्टेंस पावर है, रेजिस्टेंस पावर जो होती है, बैक्टीरिया वायरस से लड़ने की जो शक्ति है, और इसको इम्यूनिटी या ओज भी बोलते हैं, तो ये उस उस हिसाब से लेते हैं इसको। अब ओज का स्वरूप कैसा है, कैसा दिखता है, ओज क्या है, कैसा होगा, है ना। तो ओज क्या है, कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है? ये स्निग्ध है, सौम्य है, वह लाल पीले वर्ण का है, लाल पीले वर्ण का है। जो शरीर में देखते हैं ना, ब्लड के अंदर लड़ने की जो क्षमता पैदा करता है रोगों से, तो लाल पीले वर्ण का होता है। सौम्य है यानी शीतल अवस्था है, और स्निग्ध है, चिकना है, ठीक है। अब ये ओज रहता कहाँ है, आयुर्वेद के हिसाब से उसकी स्थिति कहाँ है? तो हृदय में स्थित रहता हुआ समस्त शरीर में व्याप्त है। अब वो हार्ट की तरफ उसका रहने का स्थान है। अब हार्ट पूरे शरीर में सर्कुलेशन का काम कर देता है, तो वो पूरे शरीर में व्याप्त है, ऐसा बताया गया, राइट।
तो हार्ट में रहते हुए उसकी संपूर्ण शरीर में एक्टिविटीज दिखाई देती हैं। दिखाई तो क्या मतलब फीलिंग होती है उसकी, है ना। तो ओज को जीवन का आधार कहा गया है। इसके नाश होने पर जीवन नष्ट हो जाता है, क्योंकि ओज ही नहीं होगा तो इम्यूनिटी नहीं होगी आपकी, तो फिर क्या होगा, हम लोगों से लड़ नहीं पाएंगे। तो इसके नाश होने पर सब कुछ नाश हो जाता है, ऐसा मान के चलते हैं। तो ओज को जीवन का आधार कहा गया है, तो इसके नाश होने पर जीवन नष्ट हो जाता है। ओज के कारण ही शरीर में विविध प्रकार के भाव पदार्थ उत्पन्न होते हैं। आपकी जो शरीर में भावनाएं, खुशी जो जाहिर होती है, अच्छा ओज है तो आप खुश दिखाई देते हैं, है ना। ये जो सारी चीजें जो भाव दिखाई देते हैं शरीर के, वो भाव आपके ओज से ही दिखाई देते हैं। जैसा ओज होगा वैसे ही आपके भाव नजर आएंगे। तो आचार्य चक्र प्राणी जो है, आचार्य चक्र प्राणी जो है, ये ओज के दो भेदों क्या जानकारी देते हैं। ये इनका कहना यह है, एक तो पर ओज, एक अपर ओज। तो पर ओज और अपर ओज, ऐसा मान के चलते हैं। तो पर ओज का स्थान इन्होंने बताया है हृदय में रहता है। प्रमाण 8 बिंदु है। 8 बिंदु यानी 8 ड्रॉप्स, बस इतना ही प्रमाण होता है। बहुत कम होता है ओज, है ना। तो इसका प्रमाण केवल 8 बिंदु, 8 ड्रॉप्स बताया ओनली। तो पर ओज ये हुआ। अपर ओज की चर्चा करते हुए, ये ये अगेन एक रिसर्च का पॉइंट है। अपर ओज यानी संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है, और इसका प्रमाण कितना होता है, अर्ध अंजलि। अर्ध अंजलि का मतलब ये जो पूरा अपन ओख बना के हाथों को दोनों को जोड़ करके, ये फैला के दोनों को जोड़ते हैं, जैसे मुस्लिम लोग दुआ के लिए हाथ बढ़ाते हैं, ऐसा ये पूरी अंजलि हुई। इसको दोनों हाथों को जोड़ लेंगे तो एक अंजलि हुई। तो एक हाथ में जो आया ये अर्ध अंजलि हुई। तो ये अर्ध अंजलि ऐसा बताया गया है। तो इसका अपर ओज जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, लेकिन इसका प्रमाण कितना है, अर्ध अंजलि है, बस इससे ज्यादा नहीं। तो पर ओज के नाश होने पर मृत्यु निश्चित है, क्योंकि स्वाभाविक है, पर ओज का जब नाश होगा तो फिर क्या होगा, सिस्टम पूरा गड़बड़ा जाएगा और फिर मृत्यु होना स्वाभाविक है। तो ओज की डेफिशिएंसी होगी तो आप देखेंगे उसके कुछ लक्षण दिखाई देंगे। कौन कौन से लक्षण होंगे, क्रोध, शोक, चिंता, भूख, प्यास, सभी कर्मों में क्षीण हो जाता है। ये जितने भी अपने को लक्षण दिख रहे हैं, इसमें सब में क्षीणता आ जाती है। क्या होता है, क्षीणता आ जाती है। ओज, ऐसा व्यक्ति क्या होगा, डरा हुआ रहेगा। डर उसको सताता रहेगा। जबरदस्ती का डर, बेटा या बेटी अभी गए हैं बाइक लेके, क्या पता एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कभी ये हो गया, ऐसा होगा। इस तरह के घटनाक्रम, मतलब विपरीत सोच उसकी पैदा हो जाएगी। पॉजिटिव सोच नहीं, नेगेटिव। नेगेटिवता जो अब आती है जब ओज के खराबी के लक्षण है ये सब, है ना। इंद्रियों में वेदना चालू हो जाती है। शोक चिंता में डूब जाता है। कांति मलिन हो जाती है ना। कहते हैं ना चेहरे का एकदम सब कुछ उड़ गया है ना। कई बार ऐसे कहते हैं ना, इसका तो चेहरे की सारे भाव ही खत्म हो गए। तो ऐसी कंडीशन ओज की
लक्षण में काउंट होते हैं। उत्साह समाप्त हो जाता है, दुर्बल और कृश व्यक्ति नजर आता है। जैसे एड्स का जो होता है ना मरीज, इस टाइप का क्रश हो जाता है शरीर, पतला दुबला दुर्बल, कोई शक्ति नहीं रहती शरीर में, कार्य करने की क्षमताएं खत्म हो जाती हैं, ऐसा स्थिति देखने को मिलती है। तो ऐसा जो कुछ भी होगा ये सब ओज क्षय से रिलेटेड है। इसके कोरिलेशन कहाँ देखेंगे? ओज क्षय। अब ओज क्षय हो जाए तो चिकित्सा क्या करेंगे? तो जीवनीय गण की औषधें, दूध, मांस आदि दें। तो जीवनीय गण की औषधियां देना है, और क्या देना है? दूध, दुग्धार जो है आयुर्वेद में मायने रखता है बहुत ज्यादा, दूध पर बहुत ज्यादा आयुर्वेद में जोर दिया गया है। तो दुग्धाहार यानी दूध वाला आहार देना, इस पर ज्यादा जोर है। मांस रस यानी जिनको ये सब नहीं उपलब्ध है वो मांस का रस भी दिया जा सकता है। जैसे HIV पेशेंट को कई मांस रस की मेडिसिन बाजार में उपलब्ध होती हैं अंग्रेजी माध्यम में, और कई जगह देसी में भी स्वदेशी में भी होती हैं। तो वो सभी मेडिसिन दी जाती, दवा के रूप में उनको दिया जाता है। उनको पता नहीं होता इसमें क्या है, और ना ही लोग बताते हैं, डॉक्टर भी नहीं बताते, वो सब मेडिसिन देते ही है। तो आयुर्वेद कहता है हमेशा ऑर्गेनिक मिल्क ही यूज करना चाहिए। ऑर्गेनिक का मतलब जिसमें केमिकल ना हो, और खाना पीना ऐसा पशुओं को आहार दिया जाए जिसमें केमिकल ना हो, ताकि वो दूध में वो केमिकल ना आए। केमिकल तो है ही, लेकिन नेचुरल है, नेचर से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो आगे देखते हैं अपन दोषों की रोगोत्पत्ति का क्रम क्या हो सकता है, दोष कैसे पैदा होंगे। तो इसका क्रम देखें तो मधुर आदि रस सेवन ज्यादा कर लिया, अपथ्य हो गया। अपथ्य का मतलब, पथ्य का मतलब लिमिट मात्रा में, अपथ्य यानी ज्यादा, जिसकी जरूरत नहीं थी शरीर में। तो मधुरादि रस का सेवन ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? दोष दुष्टि हो जाएगी। दोष क्या है? अपने वात पित्त कफ। तो उसमें क्या होगा? कफ की वृद्धि हो जाएगी, तो दोष दुष्टि हो जाएगी। दोष में दुष्टि ज्यादा होगी तो रस धातु खराब होगी, तो धातु दुष्टि होगी। तो रस खराब होगा तो रक्त भी खराब हो जाएगा। फिर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओज तक सब कुछ खराब होने लग जाएगा, इसलिए रोग बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बढ़ना का क्रम कैसे शुरू हुआ? मधुरादि यानी मीठे का ज्यादा प्रयोग किया तो दोष दुष्टि हुई, फिर धातु दुष्टि हुई, धातुओं में खराबी होना शुरू हुआ। जब धातुएं बिगड़ेंगी तो उसका जो मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होने के कारण क्या होगा? मल जो है, मल में भी दुष्टि होना शुरू हो जाएगी, तो मल खराब हो जाएंगे। तो वात पित्त कफ जब बिगड़ जाता है तो धातु जब जो भी कमजोर होते हैं उन पे ये हमला बोल देते हैं, है ना। तो इस तरह से फिर धातुओं की दुष्टि यानी धातुओं की खराबी हो जाएगी। तो धातुओं की सारता है वो हीन हो जाएगी, तो फिर मल की भी दुष्टि होनी है, स्वाभाविक है। तो दोष यानी दुष्य, दुष्टि कर देंगे, खराबी कर देंगे, धातुओं की खराबी हो जाएगी। तो दोष दुष्टि का परिणाम स्वरूप हम देखते हैं आजकल पैथोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स देखते हैं, पैरामीटर पैथोलॉजिकल हम टेस्ट कराते हैं, वो सब अब ऊपर नीचे पैरामीटर नजर आते हैं आपको। ये सब दोष दुष्टि, धातु दुष्टि का परिणाम है। तो धातु में दुष्टि हो रही है। तो दोष दृष्टि से धातु दृष्टि,
और फिर मल दृष्टि हो जाएगी, फिर स्रोत दृष्टि। जब मल इकट्ठा ज्यादा हो जाएगा तो स्रोतों को जाम कर देगा, तो स्रोतों की दृष्टि हो जाएगी, स्रोत की बीमारियां होने लग जाएंगी, ग्लैंड्स को लॉक होने लग जाएगा, है ना। बस वही कारण, फिर रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इस तरह से क्रम चलता है। अब इसमें वृद्धि हो गया है तो क्षय का सिद्धांत दे दिया है, धातु दोष। तो ये हम ऐसे तो ऊपर देख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार और इसको समझ लेते हैं। तो दोष, तो वातु, वात की यदि धातु और मल क्या है, अस्थि, तो वात का जो चिकित्सा सिद्धांत है उसमें देखते हैं, धातु मतलब वात जो है अस्थि पर सीधा असर डालता है। तो यदि ये वृद्धि हो जाएगी, वात की वृद्धि होगी तो अस्थियों में दिक्कत शुरू होगी, हड्डियों में दिक्कत शुरू होगी। तो ग्रहणम करना चिकित्सा, वृद्धि हो गई तो क्या करना, वृद्धि चिकित्सा क्या करना, उसमें ग्रहणम करना। और क्षय चिकित्सा लंघनम करना। ये हम पहले भी देख चुके हैं, अब उसी का रिपीटेशन हो गया है। पित्त, पित्त क्या है, पित्त का जो है रक्त पर ज्यादा प्रभाव है, और स्वेद यानी पसीने पर है। आपने देखा होगा पसीना ज्यादा आता है तो किसी के पसीने में जलन होती है, बदबू होती है, तो ये पित्त बढ़ जाता है तो जलन और पसीने में बदबू आना स्वाभाविक है। कई बार ऐसा होता है ना, किसी को जूते खोल दिए तो गलती से पसीना इतना आया है तो पड़ोसी को बैठना मुश्किल हो गया है ना। कई बार अपन कहीं सेंटर पे गए ध्यान केंद्र में और गलती से किसी ने बाहर जूता खोल के आया है तो फिर खतरनाक बंद पूरे हॉल में बैठना लोगों का मुश्किल हो जाता है। ये सब पित्त वृद्धि के लक्षण है। ऐसे लोगों को जब ज्यादा पित्त बढ़ जाता है फिर ये ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या करना, वृद्धि चिकित्सा में अपतर्पण करना और संतर्पण क्षय में करना। संतर्पण और अपतर्पण अगले अध्याय में हम समझेंगे क्या है, इसका डिटेल पूरा हम आगे पढ़ेंगे। और कफ की वृद्धि हो गई तो रक्त, मांस, मेद, मज्जा और शुक्र, इनका सब धातुओं का संबंध किससे है, कफ से। तो कफ में रस बढ़ जाएगा, मांस धातु भी बढ़ जाएगी, मेद धातु, मज्जा और शुक्र धातु बढ़ जाएगी। तो वृद्धि जन्य चिकित्सा है तो उसमें क्या करेंगे, अपतर्पण करेंगे, और क्षय जन्य है तो उसमें चिकित्सा संतर्पण करना है। तो आपको ये याद रखना है कि वात का संबंध सीधा अस्थि है, तो अस्थि पर अटैक करता है वात। बढ़ गया तो घट गया तो क्या करना है ये समझ आए। और पित्त का संबंध सीधा रक्त से है और पसीने से, स्वेद से। तो मल मूत्र में भी इसका संबंध कहां पर, स्वेद में है। ठीक है, तो पित्त बढ़ गया तो रक्त खराब कर देगा, तो स्किन डिजीज शुरू हो जाएंगी, और स्वेद पसीना में जलन, बदबू, ये गंध शुरू, दुर्गंध। और कफ धातु का संबंध किस किस से, रस धातु से, मांस धातु से, मेद धातु और मज्जा और शुक्र धातु से। कफ वृद्धि हो जाएगी तो ये सारी धातुएं बढ़ना शुरू हो जाएगी। बढ़ गई तो क्या, अपतर्पण करना है, घट गई तो संतर्पण करना। बस यही चिकित्सा है। तो हाइपर न्यूट्रिशन हो गया तो अंडर न्यूट्रिशन करना है, यानी अपतर्पण यानी अंडर न्यूट्रिशन, संतर्पण यानी न्यूट्रिशन। ठीक है, ये सब करना है। तो एनाबॉलिक इफेक्ट लाने वाली जो चीजें क्या है वो अपतर्पण, अपतर्पण नहीं संतर्पण देना है। ठीक है, तो ये आहार विहार से रिलेटेड मैंने आपको चिकित्सा और ये व्यवस्थाएं पूरी आज क्लियर कर दी। इसका समापन हो चुका है। इस तरह से हमारा ये वाला अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे हम द्विदोषीय विज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। समय बहुत ज्यादा हो गया है, थोड़ा सा हम लेट भी जुड़े थे। तो सभी को नमस्कार।